7 चरणों में लोकसभा का चुनाव करवाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा और 19 अप्रैल से जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी वो 1 जून तक चलेगी। 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होगा और लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे पयोधी 4 जून को। बिल्कुल, एक बार सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें कि पहला चरण होगा 19 अप्रैल का, दूसरा 26 अप्रैल का, 7 मई का तीसरा चरण, फिर 13 मई का, चौथा 20 मई का, पांचवा 25 मई का, छठा और 1 जून को आखिरी यानी 7वां चरण होगा। 4 तारीख को 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेड ही था कि 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव कराया जाएगा, लेकिन इसी के साथ विधानसभा चुनाव चारों राज्यों में और उपचुनाव भी इसी दौरान कराए जाएंगे। तो फिलहाल जो ऑफिशियल जानकारी है वो इस वक्त आपके सामने हम बता रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग की तरफ से अब साझा कर दी गई। अगर 2019 से आप इसको तुलना करें तो आपको बता दें कि लगभग 12 दिन डिले है। इस बार की जो चुनावी प्रक्रिया है वो लगभग 12 दिन डिले है। पिछली बार 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। इस बार 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब जुड़ चुके हैं, आप निदेशक रह चुके हैं चुनाव आयोग में, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अमीन साहब, सबसे पहले आपका रिएक्शन, थोड़ी लंबी प्रक्रिया नहीं होगी सर? जून उत्तर भारत में तो गर्मी चरम पर होगी उस वक्त। नहीं, इस बात से तो आप एग्री करेंगे कि अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी ये कहा कि हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है, फिर इंटरनेशनल हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं, फिर हमारी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, सभी को देखना पड़ता है। ये नहीं है सिर्फ कि हम कोई किसी की वजह से कर रहे हैं, बल्कि हमारी जो स्थिति है, आपको पिछली बार भी याद होगा जब बंगाल के इलेक्शन हुए थे तब भी बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए थे कि हमारे यहाँ के सर, लेकिन जून तक थोड़ा लेट नहीं हो गया? मतलब हो सकता है कि दक्षिण में, महाराष्ट्र में मानसून दस्तक दे रहा हो, उत्तर भारत में लू के थपेड़े चल रहे हो। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश होती है, कहीं ना कहीं ओले पड़ते हैं, कहीं ना कहीं बर्फ़ होती है। अब कश्मीर में जाएंगे तो बर्फ़ हो सकती है। तो अब इन बातों को ध्यान हर मामले में देखा जाए तो फिर इलेक्शन नहीं किए जा सकते जी। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन इतना सक्षम है कि कोरोना के टाइम पूरी दुनिया में क्या स्थिति है, हमारे देश में क्या स्थिति है, जबकि इलेक्शन कमीशन के लिए मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था इनके खिलाफ जो है मर्डर केस रजिस्टर करना चाहिए। लेकिन संविधान भी है और इलेक्शन कमीशन हर चीज़ का ख्याल रखता है। चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, हेल्थ सेक्रेटरी से बात हुई, ये प्रशासन की बातें हैं। जब तक सेटिस्फाई नहीं होता इलेक्शन कमीशन तब तक इलेक्शन नहीं कराता। राहुल देव सर, पॉलिटिकल पार्टी को भी सहयोग चाहिए होता है। जी राहुल देव सर, आपसे सवाल है मेरा, अगर इस पूरे पैटर्न की मैं बात करूं 19 तारीख से लेकर 1 जून तक, तो पहले चरण में, पहले से दूसरे चरण में नॉर्थ ईस्ट और जो तमाम राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, राजस्थान की बात की जा रही थी, लेकिन आखिर में आते आते पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और बीच में दक्षिण जो भारत है उसे कवर किया गया है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी को इन चरणों के तहत? देखिए, ये तो अपेक्षित था कि कम से कम 7 चरण में होगा और जो पिछली बार भी हुआ था तो हमने देखा कि उसके कारण और समझता हूँ राजीव कुमार जी और बाकी कई मित्र बहुत विस्तार से बता चुके हैं कि किन किन चीज़ों को देखकर, ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम बनाया जाता है। तो उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, ये अपेक्षित था और ये ठीक है। कोई भी ऐसी व्यवस्था जो भय से, प्रलोभन से, बाकी चीज़ों से मुक्त करके लोगों को एक फेयर इलेक्शन होने में मदद करे वो होना चाहिए। मैं सिर्फ जो अभी आप लोग सोच रहे थे कि मई और जून के अंतिम दिनों में, मई के अंतिम दिनों और शुरुआती जून में जो भयानक गर्मी पड़ती है उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे उत्तर भारत में, उन दिनों यहाँ जो होगा तो उसका कितना प्रभाव मतदान पर पड़ेगा और क्या इसको कुछ बदला नहीं जा सकता था। लेकिन मैं इस पर कोई संदेह व्यक्त नहीं करूंगा, केवल एक मन में एक प्रश्न है कि अगर ऐसा ना होता, मौसम बेहतर होता तो मतदान बढ़ता है। राहुल सर, एक और चीज जो मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है, वो इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो चुनाव है इस बार का वो मुद्दों पर लड़ा जाएगा, कोई पर्सनल अटैक नहीं होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव सर भी जुड़ चुके हैं। संजीव सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी हाँ, बिल्कुल। संजीव सर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज कहा अपने प्रेस ब्रीफ में कि पर्सनल अटैक नहीं होगा, मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, धर्म और जाति पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। हालांकि वो तो चुनाव की जो आचार संहिता होती है उसमें भी कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि 2024 का चुनाव धर्म, जाति, पर्सनल अटैक इनसे दूर रह पाएगा? आपको लगता है क्या ऐसा? भाई, पिछले कुछ चुनावों में क्या ये सब
ये सब बातें हैं जो चुनाव आयोग को कहनी चाहिए। ये सब सिद्धांत हैं, ये एक तरह से हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह हैं कि भाई ऐसे सब संरचना होनी चाहिए, ऐसी सब व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ज़मीन पे ऐसा कभी हो नहीं पाता। और अभी हाल के सालों में या कभी भी 89 का राजीव गांधी के खिलाफ जो चुनाव लड़ा गया था, या उससे पहले इमरजेंसी का, चुनाव में व्यक्तिगत हो ही जाती हैं। वो सब सिलसिला हाल के सालों में और बढ़ा है जी। और व्यक्तिशय आरोप प्रत्यारोप और जी। परोक्ष अपरोक्ष रूप से धर्म की बात और उसका इस्तेमाल, जाति की बात, ये सब हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की इस बात के लिए आप आलोचना थोड़ी कर सकते हैं। उनका प्रशंसा ही होनी चाहिए कि वो कह रहे हैं कि चुनाव मुद्दों पे लड़िए, कुछ सिद्धांतों के आधार पे लड़िए और इस तरह की बातों से बचिए। ठीक है सर, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से फेक मैसेजेस या फिर कुछ गलत मैसेजेस को फॉरवर्ड किया जाता है, उन्हें फैलाया जाता है, उससे भी हमें बचना होगा। इस पर आएंगे, लेकिन विकास चंद्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, औपचारिक तौर पर ऐलान हो चुका है, 7 चरणों में मतदान होगा और इसको लेकर सारी तैयारी चुनाव आयोग की है, बताया उन्होंने। आप बताइए डिटेल में। जी देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है, हालांकि इस बार विलंब से है, क्योंकि देखिए पिछली बार 2019 की अगर बात करें तो 11 तारीख से 19 मई के बीच में चुनाव हो गया था और 23 मई को चुनाव परिणाम सामने आ गए थे। लेकिन आप देखें कि इस बार अंतिम चरण का जो मतदान होगा वो 1 जून को होगा, यानी काफ़ी विलंब हो चुका है और मतगणना जो होगी वो 4 जून को होगी। यानी सरकार गठन में लगभग अगर बहुत कम करके आंका जाए तो 1 हफ्ते विलंब हो जाएंगे और 10 दिन भी हो सकता है। और इसको लेकर के टीका टिप्पणी भी राजनीतिक दलों की तरफ से शुरू भी हो गई है। और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की व्यवस्था है, वो चुनाव आयोग जब भी चाहे वो चुनाव करा सकता है, वो तिथि उसको तय करना है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि राजनीतिक दलों को टीका टिप्पणी आने लगी है कि जिस तरीके से तारीखों को तय किया गया है, जितने एक तारीख से दूसरे तारीख के बीच में जितने गैप रखे गए हैं वो इसलिए रखे गए हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूवमेंट आसान हो सके, एक जगह से दूसरे जगह जा सके। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो गया है। बिल्कुल, लेकिन एनके सर, तब जबकि सत्ता, प्रतिपक्ष और आम मतदाता के जहन में भी इस बार राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है, तब चुनाव आयोग कह रहा है कि धर्म के नाम पर वोट ना मांगे जाएं। बड़ा सही आपने सवाल पूछा है। मुझे लगा कि शायद ये आमतौर पर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा है कि जब उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पे नहीं माना जाएगा, तो क्या जब राम का नाम लेंगे और राम मंदिर का नाम लेंगे वो धर्म में नहीं आएगा? तो इसलिए चुनाव आयोग जो कह रहा है, संजीव ने बिल्कुल सही कहा है कि चुनाव आयोग मंच से क्या कहता है और कंडक्ट कैसा है, इसको बहुत गौर से देखने की जरूरत है। अच्छा लगता है सुनने में कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मुद्दे न हो और मुद्दों पे वोट पड़े। क्या भारत में मुद्दों पे वोट पिछले 70 साल से पड़ रहा है? जी। और क्या मुद्दे प्रमुख हैं? लिहाजा धर्म के नाम पे वोट हो रहा है और इसको सर, हमारे साथ चुनाव आयोग के पूर्व निदेशक मोहम्मद अमीन साहब हैं। पहले भी हो सकता है कि उनको ये बात थोड़ा सा ना कहना सहमत ना हो मेरी बात से। अमीन साहब, सहमत होने की बात नहीं है। देखिए, जब इलेक्शन कमीशन अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा देता है, तो मैं आपको उदाहरण दूंगा कि मिस्टर गिल चुनाव आयुक्त थे और उस समय बॉम्बे के अंदर चुनाव चल रहा था, तो परेल की सीट पर बाल ठाकरे साहब ने कहा था कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं को वोट देना चाहिए। इस बात पे उनकी सदस्यता चली गई थी, यानी उनका वोटर राइट छीन लिया गया था 6 सालों के लिए। तो ये है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं लेता। इलेक्शन कमीशन अगर कहेगा तो उस पर एक्शन लेता है। आप किन गिल साहब की बात कर रहे हैं सर? आप करेक्ट कीजिएगा, जो यूपीए में मंत्री बने थे बाद में। हाँ, मंत्री बने थे, उससे पहले वो जो कांग्रेस के नेता बने थे। जी 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 जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, गिल साहब की। तो उस वक्त वो नोटिस इशू किया गया, यानी बात धर्म के ऊपर हो रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहेगा तो एक्शन लेने में पूरा सक्षम है। और ये बातें करना कि सब उनके लिए लेंगे, इनके लिए लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन सख्ती करेगा तो उसमें सबको पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सवाल तो अमीन साहब खड़ा हुआ ना, मतलब बाल ठाकरे पर एक्शन उन्होंने लिया जिन्होंने बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और जो नेता बन गए, मंत्री बन गए। जी,
नहीं, बात वो नहीं है। हाँ। बात देखिए, बात तो निष्ठा की है ना। के नाते उन्होंने एक्शन लिया था, चूंकि ये बायलॉज है। ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर आते जाते रहते हैं, लेकिन जो हमारी नियमावली बनी हुई है जी। जो चुनाव कराने की, अभी को आपको मैं बता रहा हूँ कि लेकिन सर इसमें यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है ना, जब आप सिर्फ हिंदू की बात करते हैं या फिर हम सिर्फ मुसलमानों को लेकर बात करते हैं, तो आप एक धर्म के, एक जाति के बारे में बात कर रहे हैं। राम एक सेंटिमेंट है और आप उसे डिनाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसे लेकर लोगों में जो ये आस्था है, ये लोगों के जहन में बैठती है। तो और पार्टीज को भी पता है कि उन्हें कैसे लोगों के बीच में जाना है। बहरहाल आलोक पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी लखनऊ से। आलोक, स्पष्ट कर दीजिए, कितने चरणों में उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न करवाया जाएगा, क्या क्या और जो बातें कही गई हैं वो भी और आप बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने आज तिथियों की घोषणा कर दी, ये तिथियों की घोषणा यहाँ के लोग बेहद इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगर हम चुनाव के मोड की बात करें तो यहाँ पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की बात करें या अन्य पार्टियां, लगभग उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल बिल्कुल तैयार हो चुका है। और 7 चरणों में अभी ये देखना, क्योंकि थोड़ा डिटेल का इंतजार करना पड़ेगा कि पिछली बार के 7 चरणों के चुनाव में हमने देखा था पश्चिम से चुनाव शुरू हुआ था और लास्ट में पूर्वांचल था। ऐसे में कौन सी सीटें किस चरण में गई हैं, इसका अभी निकालना बाकी है। उससे डिटेल से ये पता लग जाएगा कि ऐसी लोकसभा सीटें जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, वो कहां पर कौन कौन से चरणों में है। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी 7 चरणों में होगा। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कई सहूलियतें दी हैं, खासतौर पे अगर हम कहें सीनियर सिटीजन्स को लेकर के, इस तरह के कि वो घर से भी वोट डाल सकते हैं, तो एक तौर पर मतदान करने को और मतदान प्रतिशत बढ़ाने की पूरी कोशिश इसमें नजर आ रही है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिर किस तरीके का माहौल है। जरूर एक बात बताइए, 7 चरणों का चुनाव, क्या यूपी और बीजेपी सब तैयार? बिल्कुल बीजेपी तो शुरू से 22 तारीख को वही तैयार हो गई थी, 22 जनवरी को, जब से। ठीक है आलोक, मैं आपके पास आऊंगी, इतने आप लोगों का रिएक्शन लीजिए और पंकज से भी जानकारी ले लेते हैं, मुंबई से हमारे साथ है। पंकज, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 से 25 के बीच में संपन्न हो जाएगा मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में जो चुनाव है, 3rd से लेके 2nd लास्ट फेज तक। बिल्कुल, देखिए पिछली बार जो महाराष्ट्र पिछली बार जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था वो 4 चरणों में हुआ था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव हो रहा है। 26 अप्रैल को चुनाव की पहली तारीख होगी और 25 मई को चुनाव जो है महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगा। तो 5 चरणों में महाराष्ट्र में चुनाव कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस बार तैयारियां जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा वोटर्स होंगे। जैसा कि खुद जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कह रहे थे कि इस बार तैयारियां जो है वो काफ़ी भव्य है। तमाम तरह की अलग अलग तैयारियां हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए तैयारियां है। इसके अलावा जो नए वोटर्स हैं उनका जो वोटिंग प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं 1 अप्रैल के बाद बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी वो आवेदन भी आ रहे हैं। जो लोग अभी तक वोटर नहीं बने हैं उनके आवेदन अभी भी लिए जा रहे हैं और 1 अप्रैल तक जो वोटर बनेंगे उन्हें भी इस इलेक्शन में शामिल किया जाएगा। तो तमाम प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव होगा। तो कोशिश यही है कि महाराष्ट्र के मोहितराज दुबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन संजीव सर, बहुत कम ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो चुनाव के दौरान अभी भी ग्राउंड जीरो में जाते हैं। आप उनमें से एक हैं। आपने पिछली बार कई लोकसभा क्षेत्रों को खुद जाकर कवर किया था ग्राउंड जीरो से। शायद हो सकता है कि 2024 के बाद फिर 5 साल बाद आपको ये मौका मिले 2029 में, अगर एक साथ चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन इस बार वो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी जहां पर आप एज ए सीनियर जर्नलिस्ट जाना चाहेंगे सर, वाराणसी के अलावा? वाराणसी तो बहुत ईमानदारी के साथ पिछले 2 इलेक्शंस में गए, 14 और 19 में। इस बार मैं यूपी जाने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि यूपी का माहौल काफ़ी कुछ बीजेपी के पक्ष में ऑलरेडी दिख रहा है और एक मजबूत स्थिति में, और वहाँ का चुनाव ऐसा लग रहा है यूपी में खासा एक तरफा हो सकता है। ये मेरा आंकलन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मेरी समझ में जो सबसे दिलचस्प राज्य है इस बार चुनाव के लिए वो है बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो क्या पश्चिम बंगाल नहीं सर? कम से कम 2 स्टेट्स में घूमने का प्रयास रहेगा। पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा फर्क आने की मुझे संभावना नहीं दिखती। पश्चिम बंगाल एक की बैटल ग्राउंड स्टेट है, लेकिन पिछली बार बीजेपी के 18 सीट्स थी, अगर मुझे सही ध्यान आ रहा है, तो उसमें 2-4 सीट्स बढ़ सकती हैं, 1-2 सीट्स मतलब। लेकिन जहाँ फर्क आएगा, तो फर्क और नए समीकरण जो बने हैं वो महाराष्ट्र में बने हैं,
कर्नाटक में स्थितियां बदली हैं, वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत आ गई है और पिछली बार एक के अलावा सभी सीट्स बीजेपी ने जीती थी। क्या वो प्रदर्शन दोहरा पाएगी? क्या बिहार में 39 में से 40 का रिकॉर्ड? मतलब ये 3 मुझे ज़्यादा कड़े मुकाबले के राज्य लग रहे हैं, सिर्फ इसलिए इन 3 पे ज़्यादा नज़र रखूंगा मैं, और यह कोशिश रहेगी अगर जाएं तो इन राज्यों में ज़्यादा समय निकले।